तो आज हम बात कर रहे हैं रजनीश चंद्र मोहन जैन की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे थे वो। हाँ, जिन्हें दुनिया बाद में ओशो के नाम से जानने लगी। बिल्कुल। और सवाल यही है कि आखिर कैसे वो इतने प्रभावशाली और हाँ, उतने ही विवादास्पद भी आध्यात्मिक विचारक बन गए वैश्विक स्तर पर। हमारे पास आज उनके जीवन, उनके दर्शन और दुनिया पर जो उनका असर रहा, उसको लेकर कई लेख हैं, कुछ नोट्स भी हैं। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरें और समझें कि क्या खास बातें थी, क्या बारीकियां थी। हम्म। मतलब ये समझना कि एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से उठकर वो इतनी बड़ी वैश्विक हस्ती कैसे बन गए। क्या ये सिर्फ उनके विचारों का ही असर था या कुछ और भी था? निश्चित रूप से ये यात्रा तो बहुत ही दिलचस्प है। ओशो के विचारों ने आप देखें तो पारंपरिक आध्यात्मिकता की कई सारी धारणाओं को सीधी चुनौती दी हाँ, बिल्कुल। और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को, उनके सोचने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित किया। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर उनके बचपन की उस शुरुआती जिज्ञासा से लेकर फिर उनका वो वैश्विक आंदोलन, उसका शिखर और फिर उससे जुड़े जो तीव्र विवाद थे, हर पहलू को समझे। ये देखना जरूरी होगा कि उनके विचारों का असर इतना फैला कैसे, इतना टिकाऊ क्यों रहा और साथ ही वो इतने पोलराइजिंग क्यों बने, मतलब क्यों लोगों के मत इतने बटे हुए थे उनको लेकर। चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उनके बचपन से। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का वो छोटा सा गांव कुचवाड़ा। जी। स्रोत ये बताते हैं कि बचपन में देखने में तो शांत लगते थे, हम्म। लेकिन अंदर जैसे एक लगातार बेचैनी थी, सवालों का एक अंतहीन सिलसिला। हाँ, ऐसा नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहते थे, मन हमेशा चलता रहता था। और ये सवाल भी कोई आम बच्चों वाले नहीं थे। बहुत छोटी उम्र से ही वो समाज में जो चीजें स्थापित हो चुकी थीं, जो रीति रिवाज थे, उन पर वो उंगली उठाने लगे थे। अच्छा। हमारे नोट्स में एक वाक्या भी है जहां उन्होंने शायद अपने परिवार या आसपास के लोगों से पूछा, भाई हम सब आंखें बंद करके इन परंपराओं को क्यों ढूंढ हैं? क्या किसी ने रुककर सोचा है कि इनका मतलब क्या है? हम हर चीज पे सवाल क्यों नहीं उठाते? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक तरह से विद्रोह की शुरुआत थी, जो स्थापित व्यवस्था थी उसके खिलाफ। और शायद यही मौलिक जिज्ञासा उनकी पहचान बनने वाली थी आगे चलकर। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं लगता कि किसी बच्चे की बस थोड़ी देर की उत्सुकता हो। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए ही बने थे। हाँ। स्रोतों में इस बात पर काफी जोर है कि उनका बचपन का जो अकेलापन था और चीजों को गौर से देखने की जो आदत थी, उसने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और ओशो ने बाद में कहा भी है, सवाल पूछना ही ज्ञान की शुरुआत है। क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये विचार उनके पूरे दर्शन का, आप कह सकती हैं, केंद्रीय तत्व बन गया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, उनके हिसाब से ये आध्यात्मिक जागृति की पहली सीढ़ी थी। अच्छा। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे उन्होंने तर्क करने की, सवाल पूछने की क्षमता को सामाजिक कंडीशनिंग और जो झूठे विश्वास होते हैं उनसे मुक्त होने का सबसे शक्तिशाली औजार माना। ये दिखाता है कि स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन सकता है। अगर उनकी औपचारिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने दर्शन शास्त्र में, फिलोसॉफी में उच्च शिक्षा ली। जी। जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और फिर वहीं पढ़ाया भी। स्रोत बताते हैं कि वो अपने प्रोफेसरों और साथी छात्रों के बीच बहुत जल्दी पहचान बना गए, अपनी तेज बुद्धि, तर्क क्षमता और थोड़े विद्रोही विचारों के लिए। हाँ, उनका पढ़ाने का या कहिए अपनी बात रखने का अंदाज भी तो एकदम अलग था। हाँ, बिल्कुल। गंभीर दार्शनिक मुद्दों पर गहरी पूछताछ, लेकिन साथ में हास्य, व्यंग्य और जीवन से जुड़े उदाहरणों का खूब इस्तेमाल करते थे वो। हाँ, उनकी ये संवाद शैली ही शायद उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बनी। बिल्कुल। वो जटिल एकेडमिक बहसों में नहीं उलझते थे। फिलॉसफी के भारी भरकम सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बहुत सरल और सीधे तरीके से पेश करते थे। एक स्रोत बताता है कि उनके लेक्चर हॉल एकदम भरे रहते थे। सिर्फ छात्र नहीं, बाहर के लोग भी उन्हें सुनने आते थे, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहे थे, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे, उन्हें जैसे झकझोर रहे थे। इसी दौर का एक बड़ा मशहूर उदाहरण स्रोतों में मिलता है, जब उन्होंने अपने किसी लेक्चर में कहा, ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है जिसे मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में खोजा जाए। ईश्वर तुम्हारे भीतर है। हाँ। बाहर खोजना बंद करो, अपनी अंतरात्मा में झांकना शुरू करो। गॉड इज नॉट आउटसाइड यू, गॉड इज विद इन। स्टॉप सर्चिंग इन टेम्पल्स, स्टार्ट लुकिंग इनसाइड।
ये बात उस समय के धार्मिक माहौल में कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। ये विचार वाकई क्रांतिकारी था, खासकर भारत जैसे देश में जहां धर्म और ईश्वर की खोज अक्सर बाहर के कर्मकांडों और पूजा पाठ से जुड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल। ओशो ने इसे पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने जोर दिया आत्म अन्वेषण पर, खुद के भीतर सत्य को खोजने पर। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं था। ये उस समय पश्चिम में जो मनोविज्ञान में सेल्फ एक्सप्लोरेशन और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की लहर चल रही थी, उसके साथ भी ये पूरी तरह मेल खाता था। अच्छा। शायद यही वजह है कि उनके विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज्यादा आकर्षक बने। ये दिखाता है कि उनका संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, उसमें एक ग्लोबल अपील थी। फिर आता है 1970s और 80s का दशक। ये वो समय था जब ओशो वैश्विक पटल पर स्थापित हो रहे थे। जी। पुणे में उनका आश्रम एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया और बाद में अमेरिका के ओरेगन राज्य में रजनीशपुरम नाम से एक बहुत बड़ा कम्यून स्थापित हुआ। हाँ। और यहीं पर उनकी ध्यान की वो खास और काफी चर्चित तकनीकें विकसित हुईं, जिनका जिक्र स्रोतों में काफी है, जैसे सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन। और ये तकनीकें पारंपरिक ध्यान विधियों से, जिनमें अक्सर शांत बैठकर मन को एकाग्र करने पर जोर होता है, उनसे बिल्कुल अलग थीं। हाँ, कैसे? ओशो का मानना था कि आज का इंसान तनाव, दबी हुई भावनाओं और मानसिक कंडीशनिंग से इतना भरा हुआ है कि वो सीधे शांत बैठ ही नहीं सकता। इसलिए उनकी सक्रिय ध्यान विधियों का मकसद पहले इन दबी हुई ऊर्जाओं को बाहर निकालना था, शारीरिक और भावनात्मक रेचन मतलब कैथारसिस के जरिए। अच्छा। जैसे डायनामिक मेडिटेशन, इसमें तेज अनियमित सांस लेना, शारीरिक हरकतें, चीखना, कूदना और फिर अचानक शांत हो जाना और फिर उत्सव। ये शरीर और मन में जमा हुए तनाव को बाहर फेंकने का एक तरीका था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर से हजारों लोग, खासकर पश्चिमी देशों से, इन अनुभवों के लिए पहले पुणे और फिर रजनीशपुरम खिंचे चले आते थे। जी हाँ। उन्हें वहां एक ऐसी जगह मिलती थी जहां सामाजिक नियमों, दबी हुई इच्छाओं और जो सभ्य व्यवहार का ढकोसला होता है, उन बंधनों से मुक्त होकर खुद को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी थी। नाचने की, रोने की, हंसने की, अपनी दबी हुई भावनाओं को बिना किसी झिझक के बाहर निकालने की। उनका एक प्रमुख संदेश था, स्वयं बने, समाज द्वारा थोपे गए मुखौटे उतार दें, बी योरसेल्फ, ड्रॉप द मास्क्स सोसाइटी फोर्सेस ऑन यू। ये लोगों के लिए एक बहुत ही मुक्तिदायक अनुभव था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन विधियों का आकर्षण था कहाँ। उन्होंने लोगों को उनके गहरे डर, अपराध बोध, शर्म और सामाजिक कंडीशनिंग से सीधे टकराने और उनसे मुक्त होने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। हाँ। पश्चिम में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सेल्फ एक्सप्रेशन पर बहुत जोर था, ओशो का ये संदेश और उनकी ये तकनीकें बिल्कुल सही समय पर आईं। ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज नहीं थी, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मुक्ति का वादा भी था। अच्छा। ये अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता थी जो सिद्धांतों से ज्यादा निजी अनुभव पर जोर देती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ऐसे आंदोलनों के साथ, जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हाँ। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं गहरे विवादों से भी घिरी रहीं। उनका सफर सिर्फ शांति, ध्यान और उत्सव का ही नहीं था, बल्कि संघर्ष, आलोचना और टकराव भी भरपूर थे। स्रोतों इन विवादों का काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। हाँ, विवाद तो उनके जीवन और उनकी विरासत का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। एक तरफ उनकी शिक्षाओं में मुक्त प्रेम या कहिए सेक्स के प्रति जो उनका उदार दृष्टिकोण था, उसकी पश्चिमी मीडिया और रूढ़िवादी तबकों ने भारी आलोचना की। उसे नैतिकता पर हमले की तरह देखा गया। हाँ। फिर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, खासकर अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम की स्थापना, वो एक बड़े विवाद का केंद्र बनी। वहां जमीन के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय कानूनों के उल्लंघन और समुदाय के सदस्यों के व्यवहार को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ गंभीर टकराव हुए। स्रोत रजनीशपुरम विवाद के कई पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, जैसे समुदाय का बहुत तेजी से विस्तार होना, अनुयायियों द्वारा स्थानीय शहर एंटलोप पर नियंत्रण कर लेना, हथियारों का जमावड़ा और सबसे गंभीर 1984 में वो घटना जब स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया से सलाद बार को दूषित किया गया। हाँ, जिसे अमेरिका में पहला बायोटेररिस्ट हमला माना गया। हाँ। हालांकि ओशो ने हमेशा कहा कि इन आपराधिक गतिविधियों में उनकी सीधी भागीदारी नहीं थी, लेकिन समुदाय के प्रमुख होने के नाते जिम्मेदारी तो उन पर आई। जी। इसके चलते अमेरिकी सरकार के साथ उनका लंबा संघर्ष चला।
और आखिरकार उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। इन सब घटनाओं के बीच ओशो का नजरिया, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो लगातार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियमों से ऊपर उठने पर ही केंद्रित रहा। उनका एक कथन मिलता है, जीवन स्वतंत्रता के बारे में है, समाज के नियमों के अनुरूप ढलना नहीं। लाइफ इज अबाउट फ्रीडम नॉट कन्फॉर्मिंग टू सोसाइटीज रूल्स। हाँ, अब उनके अनुयायियों के लिए तो ये प्रेरणा की बात थी, लेकिन आलोचकों के लिए ये सामाजिक अराजकता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का सबूत था। तो इन सारे विवादों का ओशो के प्रभाव और उनकी विरासत पर आखिर असर क्या पड़ा? क्या इनसे उनकी लोकप्रियता कम हुई या और बढ़ गई? ये बड़ा सवाल है। ये एक जटिल सवाल है और स्रोत इस पर मिली-जुली तस्वीर ही पेश करते हैं। एक तरफ इन विवादों ने, खासकर रजनीशपुरम की घटनाओं और आपराधिक आरोपों ने, ओशो और उनके आंदोलन की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। हाँ, वो तो है। दुनिया भर में उनकी तीखी आलोचना हुई और कई लोग उनके तरीकों को खतरनाक मानने लगे। मीडिया ने उन्हें अक्सर एक सेक्स गुरु या विवादास्पद पंथ नेता के रूप में दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो कट्टर अनुयायी थे, उनके लिए ये विवाद बाहरी दुनिया के डर और अज्ञानता का प्रतीक थे। अच्छा। उनका मानना था कि ओशो के क्रांतिकारी विचारों को समाज पचा नहीं पा रहा था, इसलिए उन पर हमले हो रहे थे। इससे उनके अनुयायियों का विश्वास और भी पक्का हो गया। ये भी एक पहलू है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व और उसके विचार समाज में एक साथ इतना तीव्र विरोध और इतनी अटूट निष्ठा पैदा कर सकते हैं। ये विवाद उनकी शिक्षाओं के उस विद्रोही और व्यवस्था विरोधी पहलू को भी दिखाते हैं, जो कई लोगों को आकर्षित करता था। विवादों के इस पूरे माहौल के बावजूद अगर हम उनके वैश्विक प्रभाव को देखें तो वो तो बिना किसी शक के बहुत बड़ा रहा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता, ध्यान और व्यक्तिगत विकास की समझ को एक नया आयाम दिया। बिल्कुल सही कहा। उनके प्रभाव का पैमाना वाकई में आश्चर्यजनक है। स्रोत बताते हैं कि उनके जीवन काल में और उसके बाद भी दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में उनके विचारों पर आधारित ध्यान केंद्र और कम्यून स्थापित हुए। 100 से ज्यादा देशों में? जी। उनकी सैकड़ों किताबें, जो उनके प्रवचनों का संकलन है, 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुईं और आज भी बेस्टसेलर हैं। ये आंकड़े उनके विचारों की वैश्विक पहुंच को साफ दिखाते हैं। हाँ, और उनका असर सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। कई जाने माने लेखक, कलाकार, उद्यमी, विचारक वो भी उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं। उनकी जागरूकता, अवेयरनेस, सचेतनता, माइंडफुलनेस और जीवन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने आधुनिक वेलनेस और सेल्फ हेल्प आंदोलनों पर भी गहरी छाप छोड़ी है। जी। उनका एक और प्रेरक कथन है जो उनके दृष्टिकोण को दिखाता है, यथार्थवादी बने, चमत्कार की योजना बनाएं, बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर अ मिरेकल। हाँ, ये निराशावाद के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। बिल्कुल। और यही उनकी स्थायी प्रासंगिकता भी है। आज उनके निधन के 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लाखों लोग उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, उनकी ध्यान विधियों का अभ्यास करते हैं, उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। ये दिखाता है कि आत्मखोज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्ति और वर्तमान क्षण में जीने का उनका संदेश आज भी लोगों के लिए मायने रखता है। सही बात है। शायद इसलिए क्योंकि आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो तनाव है, उनके बीच लोग अभी भी आंतरिक शांति और जीवन के अर्थ की तलाश में है, और ओशो के विचार उन्हें इस तलाश में एक वैकल्पिक रास्ता दिखाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने भारत लौटकर पुणे के अपने आश्रम में बिताए, जो फिर से उनके काम का केंद्र बन गया था। जी। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं और जैसा उनके समाधि लेख पर भी लिखा है, कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। हाँ। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह का भ्रमण किया। ये उनके भौतिक शरीर के परे उनके विचारों की शाश्वतता पर जोर देता है। हाँ, उनकी शिक्षाएं एक बहुत बड़ी और जटिल विरासत के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। अगर हम मानवता के लिए उनके केंद्रीय संदेश को कुछ शब्दों में समेटना चाहें तो वो था, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। हाँ, उत्सव। पूरी जागरूकता और आनंद के साथ निर्भय बनो, खासकर सामाजिक दबावों और दूसरों की राय से। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ, न कि किसी कर्म कांड की तरह। आत्म जागरूकता विकसित करो और समाज ने तुम पर जो झूठी पहचाने और कंडीशनिंग थोप दी है, उससे मुक्त हो जाओ। उनका जोर हमेशा व्यक्ति की अद्वितीयता और उसकी आंतरिक क्षमता पर रहा।
इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए ओशो का एक और बहुत शक्तिशाली कथन याद आता है। शायद उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है ये। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय का है। जिस क्षण आप भीड़ से नहीं डरते, आप अब भेड़ नहीं रह जाते, आप एक शेर बन जाते हैं। आपके दिल में एक महान गर्जना उठती है, स्वतंत्रता की गर्जना। The greatest fear in the world is the opinion of others. हाँ, ये विचार आज के सोशल मीडिया और लगातार बाहरी वैलिडेशन की तलाश वाली दुनिया में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वाकई, अगर हम इस डर से मुक्त होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस जुटा पाएं, तो शायद हम वही हासिल कर सकते हैं जिसकी बात ओशो हमेशा करते रहे हैं, जीवन को उसकी समग्रता में बिना किसी डर और बंधन के जीना। बिल्कुल। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उभरता है जिस पर हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। ये उन स्रोतों से निकली बातों पर ही आधारित है। बताइए। ओशो की शिक्षाएं चरम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मकेंद्रितता और सामाजिक नियमों से ऊपर उठने पर बहुत ज्यादा बल देती हैं। हाँ, आज की हमारी दुनिया, जो पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, जहां सामाजिक एकजुटता और सामूहिक जिम्मेदारियों का महत्व भी उतना ही अधिक है, सही है। वहां एक व्यक्ति इस परम आंतरिक स्वतंत्रता की खोज को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और आपसी सद्भाव की व्यावहारिक जरूरतों के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या इनमें एक अंतर्निहित तनाव हमेशा बना रहेगा? ये एक गहरा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये ओशो की विरासत को आज के संदर्भ में समझने का एक नया आयाम खोलता है।